Hello friends, welcome to STG Target channel. Today I am discussing the HPSC PGT Mathematics 2023 Solution Part 2. एक जो है Part 1 है उसमें 30 क्वेश्चंस है, मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ 7 पर्सन्स कमेटी कंसिस्टिंग 3 women and 4 men that can be formed from a group of 20 women and 30 men। इसका मतलब क्या है, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से है और ये सबसे आसान क्वेश्चन था। इसमें क्या था, 20 तो वुमेन है, उसमें से कितनी सिलेक्ट करनी है, 3 वुमेन सिलेक्शन करना है। इनटू में उसमें से फिर क्या है, 30 मैन है, 30 में से कितना सिलेक्ट करना है, 4 आदमी सिलेक्ट करनी है। ये हो जाएगा इसका सिलेक्शन। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट वे से जाएंगे। अब ये 20 है, इसको 3 बार ओपन कर दो, 20, 19 इंटू 18। ऐसे ही नीचे ये 3 है, 3 को 3 बार ओपन कर दो, 3 इंटू 2 इंटू 1। सेम 30 के साथ करेंगे, 30 को नीचे 4 है तो 4 बार करेंगे, 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27। ऐसे ही डिवाइड में हो जाएगा फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये जो है ये कॉम्बिनेशन है, इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है। नहीं तो आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला लगाकर भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम बचाना है तो आप लोगों को ये डायरेक्ट करना पड़ेगा, इससे टाइम सेविंग हो जाती है। अब है इसको कैंसिल करेंगे तो 6 3 जा 18। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 7 28, 6 6 5 30। उसके बाद अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये है 3 दूनी 6, 5 6 3 दूनी 6, 5 6 30, यानी कि 300 आ जाएगा। और बाकी जो बच्चे हैं उसको लिख दो, 19 इंटू 29 इंटू 27, ये बच गई। अब 2 जीरो है, बाकी अगर हम किसी की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यह बाकी किसी से भी जीरो नहीं बनेगा। इसका मतलब है हम ऑप्शन से वैसे ही चेक कर सकते थे, बाकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। ऑप्शन से जहाँ 2 जीरो दिख रही है वही हमारा आंसर हो जाता। बाकी अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आएगा 31241700। बाकी अगर हम किसी भी पॉइंट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो नहीं आएगा, मतलब लास्ट में 2 ही जीरो आएंगी। अगर लास्ट में 2 जीरो आएंगी तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट। बाकी किसी में 2 जीरो है ही नहीं और बाकी के जो डिजिट हैं सबके सेम हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके इक्वल होगा, ये बिल्कुल ही आसान था। इसमें क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है 8 + 3 आयोटा। अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसके अपोजिट नंबर जो डिनोमिनेटर में होता है उसके अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से उसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा। अब ऊपर वालों की इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इसके साथ करेंगे और ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी कितना होता है 16, माइनस 3 2 जा 6 आयोटा, माइनस 8 7 56 आयोटा। अब ये माइनस माइनस प्लस है और एक बार करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, माइनस, यानी कि -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। और डिवाइड में कितना हो जाएगा, a - b a + b लगाएंगे तो 64 + 9 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 21 में से 16 जाएंगे तो -5 आ जाएगा और यहाँ से -62 आयोटा, डिवाइड में हो जाएगा 73। अलग अलग सेपरेट करेंगे तो -5 डिवाइड में 73 माइनस आयोटा 62 डिवाइड में 73। यहाँ से अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आसान ही था ये क्वेश्चन बिल्कुल। अब इसको देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या है, बस ये इंटरवल है, ये सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, -5x ≤ -11, ये 19 उस तरफ चला जाएगा, -19 हो जाएगा। यहाँ से -5x ≤ ये कितना हो जाएगा, -30। जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो x कितना आ जाएगा, मैं इसको -5 से डिवाइड कर रही हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, x आ जाएगा > 6। और > 6 है, इसका मतलब क्या है,
वो इंटरवल कहाँ से लाई कर रहा है, 6 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। 6 इसके लिए इंक्लूड होगा, इसलिए ऑप्शन क्या है, डी है, वो राइट हो जाएगा। ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है 6 है वो इसके अंदर इंक्लूड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन दिस। मान लो अगर कोई भी एक्सपेंशन है ax प्लस बी की पावर n टाइप का एक्सपेंशन है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं n+1, यानी कि ये नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। और अगर इसमें है और एक ये है, कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है tr+1 इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, ये फॉर्मूला होता है। इन फॉर्मूला को पता होना चाहिए आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो। इसमें ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से है चैप्टर। अब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितनी हो जाएंगी, 4+1 कितनी हो जाएंगी, 5 है, ये हो जाएंगी। और लेकिन हमें मिडल टर्म देखनी है। मिडल टर्म में क्या होता है, हम मिडल टर्म निकाल रहे हैं। हम मिडल टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 1th टर्म हो जाएगी, ये मिडल टर्म हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी है, 4। अगर 4 है यानी कि ये उसके केस में अगर n इवन है तो, n ऑड हो तो एक और ऐड हो जाती है। और अब क्या हो जाएगा, 4/2 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, यानी कि थर्ड टर्म है। जो थर्ड टर्म होगी वो मिडल टर्म होगी। अब हम ये थर्ड टर्म है, ये इसका क्योंकि कोफिशिएंट बताना है तो ये निकालना पड़ेगा। यहाँ से कोफिशिएंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर ये थर्ड टर्म है यहाँ से, यानी कि r+1 की वैल्यू थर्ड है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो क्या निकालेंगे हम, 4c2 और a कितना है यहाँ 2, 4 में से 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। और b है -7, क्योंकि x नहीं लेना हमें, कोफिशिएंट बताना है, इसलिए मैं x को अवॉइड कर रही हूँ। और यहाँ आ जाएगा 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 3/2, 4c2 को सोल्व करेंगे तो यहाँ से 4, यहाँ से 49 और ये कैंसिल हो जाएगा। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1176 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। मिडल टर्म निकालने के लिए ये होगा n/2 प्लस 1th टर्म, और ये tr+1 के लिए फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला ये होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है, ये बताना है कन्वर्जेंट किस पे होगी। कोई भी अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये मान लो ये इस टाइप की दी हुई है, इन्होंने 1 + x + x² अप टू सो ऑन। यहाँ से अगर सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रही है तो a/1 - r होता है। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, r की जगह क्या है, 1 - x है। अगर ये a/1 - r है, अगर ये है तो अगर मोड r <1 है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, और अगर मोड r <1 है तो वो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होती है। और अगर मोड r की वैल्यू 1 है या फिर r की वैल्यू 1 और -1 आ रही है तो वो सीरीज क्या करेगी, ओसिलेट्स करेगी। ओसिलेट्स का मतलब क्या होता है, ना तो कन्वर्जेंट होगी ना ही वो डाइवर्जेंट होगी। अब ये क्या है, यहाँ 1/1 - x है, तो x की जगह r की जगह क्या आ जाएगा, x है, तो मोड r <1 पर ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और कन्वर्जेंट ही पूछा हुआ है इन्होंने, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या है, फॉर अ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर है φn क्या करता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर < n विच आर को प्राइम टू n, जो कि को प्राइम है n के, फाई ऑफ 60 बताना है। जो ये फाई होता है ये इलर फंक्शन होता है, ये φn है, ये इलर फंक्शन होता है। और इलर फंक्शन को सोल्व करने का तरीका होता है, और इसमें क्या है, मान लो ये 60 है, सबसे पहले हमें 60 के प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ये सभी को आते होंगे, 30, 15, 3 × 5 = 15 और ये आ गया। मतलब प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे तो जो फाई ऑफ 60 है उसको क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ 2 का स्क्वायर × 3 × 5। अब जब भी इलर फंक्शन की बात करते हैं हम
तो कुछ फॉर्मूले हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। फॉर्मूले क्या हैं, इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए। मैं फॉर्मूले बता रही हूँ क्या होते हैं। मान लो अगर फाई है, एम एन है, एम एन क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो ये फाई ऑफ एम फाई ऑफ एन के इक्वल लिख सकते हैं हम इसमें। अगर फाई ऑफ पी की पावर के है, पी क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो उसको सोल्व करने का होता है पी की पावर के माइनस पी की पावर के माइनस 1, ये होता है। अगर फाई ऑफ पी प्राइम नंबर है तो उसका क्या आ जाएगा, p माइनस 1 आ जाएगा सॉल्यूशन। ये 3 फॉर्मूले हैं इसके अंदर यूज होंगे और आप लोगों को ये तीनों फॉर्मूले हैं वो लर्न होने चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब देखो इसको हम फर्स्ट लगाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू फाई ऑफ 3 इंटू फाई ऑफ 5। अब यहाँ से फाई ऑफ 2 का स्क्वायर है, ये सोल्व करेंगे तो सेकंड फॉर्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, दो में से एक माइनस करेंगे तो 1, और यहाँ से इसका कितना आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 4। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 में से 2 गए 2, 2 इंटू 4, 4 4 जा कितना आ गया 16। 16 इज द राइट आंसर। तो यहाँ से 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आई होप आप लोगों को ये यूलर 5 फंक्शन है ये समझ में आ गया होगा और ये तीनों ही फॉर्मूले हैं ये समझ में आ गए होंगे। ये तीनों फॉर्मूलों का यूज करके हम इसमें 560 की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, ये तो बहुत ही आसान था। वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज 1/2 वैल्यू ऑफ के बतानी है। एक रूट होगा तो इसका मतलब क्या है, वो उसको सेटिस्फाई करेगा, उस इक्वेशन को, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 माइनस के बाई 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो k/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और यहाँ से ये कितना आ जाएगा -8। ये तो बहुत ही आसान था। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे करेंगे हम। देखो A मैट्रिक्स है और A³ है। अगर हम ऑप्शन में मैट्रिक्स की फॉर्म में देते तो 3 बार A को मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन कुछ डिफरेंट है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको चेंज करेंगे और इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करने के लिए आप लोगों को एक शॉर्ट है फॉर्मूला वो पता होना चाहिए। उसमें क्या होता है, मान लो लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और 3×3 की मैट्रिक्स है, तो क्या होता है λ³ माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इंटू आएगा λ² प्लस आएगा सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू लैम्डा। अब ये अल्टरनेट साइन चलते हैं, यहाँ से आ जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इंटू आई इक्वल टू 0। ये है फॉर्मूला जब कोई भी मैट्रिक्स 3×3 की मैट्रिक्स है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से आंसर आ जाएगा ए। और लैम्डा की जगह हम अगर ऑप्शन में ए की फॉर्म में है तो ए भी इसमें यूज कर सकते हैं लैम्डा की जगह, और लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है इसकी। चलिए अब इसको देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। वैसे इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये भी होती है a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, वहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट है, शॉर्ट मेथड है, इससे हम जल्दी इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा की जगह मैं a³ लेके चल रही हूँ क्योंकि ऑप्शन में एक ही फॉर्म में है, तो a³ माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, 1 3 और -4। ये 1 है, -3 है और -4 है, तो कितना आ जाएगा 4 - 4 यानी कि 0 a² प्लस सम ऑफ को फैक्टर ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। को फैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या है वही बताती हूँ। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे हैं और इनका को फैक्टर हम अगर निकाल सकते हैं, यानी ये को फैक्टर ऐसे निकलेगा 4 ते कितने होते हैं 12 -4 ते 12 कितने हो जाएंगे -24। ऐसे ही दूसरे वाला निकलेगा, दूसरे वाला यानी कि 3 वाला, इसको सेकंड वाले को ऐसे करेंगे
तो क्या आ जाएगा -4 + 6 यानी कि प्लस के 2। ऐसे ही थर्ड वाला करेंगे तो थर्ड वाला कितना आ जाएगा +2 इंटू ए प्लस सॉरी यहाँ माइनस आएगा फिर आगे क्योंकि ये साइन माइनस का था। तो अगर माइनस आएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और माइनस आने के बाद इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, अगर हम इसको डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे इस मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट आई थिंक सबको आता होगा, जब हम डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 8 i = 0। माइनस का 8 आएगा तो माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस के 8 बन जाएंगे। अब क्या है, अब तो इसको सोल्व ही करना है सीधा। जब हम सोल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, a³ कितना हो जाएगा 20a + 8i = 0। a³ की वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या आ जाएगा 20a - 8i, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर है कौन सा ऑप्शन है, ए इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में देखो ऑप्शंस बिल्कुल क्लोज हैं तो माइनस प्लस की गलती होने के चांसेस है, इसलिए इसको ध्यान से और अच्छे से करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इज एट अ पॉइंट, ये है मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है ए, इसके वर्टेक्स मान लो 1 1 दे दिए इन्होंने, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द 2 साइड्स थ्रू दिस वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से जो मिड पॉइंट आएंगे दो साइड जो गई हैं उनकी वैल्यू दी हुई है, यानी कि -1/2 ये दिया हुआ है और यहाँ से दिया हुआ है 3 और -2, और सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल पूछ लिए। सेंट्रोइड के लिए हमें कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, यानी कि ये जो बी के कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट हैं, ये पता होने चाहिए। ये मान लेती हूँ मैं x1 y1 है और ये मान लेती हूँ x2 y2 है। पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग सकता है इसमें, x1 + 1/2 = -1, x1 की वैल्यू आ जाएगी -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो -3 आ जाएगी। सिमिलरली जो y1 + 1/2 = 2, तो y1 आ जाएगा 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये वाले जो हैं x1 y1 आ गए -3 और 3। सेम हम x2 + 1/2 = 3 करेंगे, यानी कि सेम काम इसके लिए करेंगे, x2 + 1/2 = 3, तो इट इज़ 6 और ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और ये जो y2 है y2 को निकालेंगे तो y2 भी हमारा कितना आ जाएगा -5। आप इनको मिड पॉइंट फॉर्मूले से सोल्व करके देख लेना, सेम ही आएगा। अब जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड निकालने का, सेंट्रोइड होता है जो यहाँ इनके जो मीडियन होता है उनको ज्वाइन करता है, वो पॉइंट हमारा सेंट्रोइड कहलाता है। और ये सेंट्रोइड का क्या फॉर्मूला होता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला था, मान लो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हैं x1 x2 x3, तो x1 + x2 + x3 / 3। अब ये है 3 पॉइंट है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम x1 की वैल्यू निकालेंगे 1 - 3 + 5, 1 - 3 + 5 / 3, एक तो आ जाएगा ये, और y हो जाएगा y1 + y2 + y3 / 3, और जो y2 के आ जाएंगे पॉइंट यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 3 और -5, 1 + 3 - 5 / 3। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6, 6 में से 3 गए 3, 3 / 3 आ गया 1। यहाँ से आ जाएगा 3 और 1 4, 4 में से माइनस के 5 गए तो -1/3। तो जो है इसके सेंट्रोइड आएंगे 1 और -1/3 राइट आंसर है। इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग हैं। ऑप्शन क्या है इसके, रॉन्ग, ऑप्शन इसमें रॉन्ग दिए हुए हैं। इसका आंसर आएगा 1 और -3, 1/3। और ये कैसे किया है ये मैंने बता दिया है, ऐसे इसको करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 10 1 10 3 अप टू 10 89, इसकी वैल्यू बतानी है। जब भी a + b = 90 हो, a और b क्या है, दो एंगल हैं, अगर उनका सम 90 होगा तो जो 10a 10b है इसकी वैल्यू है 1 हो जाएगी। जैसे 1 और 89 है, इसका सम कितना होगा 90 होगा तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही 3 आगे आएगा 80, इससे 88 होगा, 1 3 5 है तो 87 हो जाएगा तो वो भी 90 बन जाएगा।
ऐसे आगे करेंगे तो सब में 1 1 आ जाएगा और एक 10 45 बचेगा तो वहाँ से भी 1 आ जाएगा। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या है, वो 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या है, डोमेन बतानी है साइन इनवर्स ऑफ दिस। साइन इनवर्स की डोमेन कोई भी अगर x है तो कहाँ से कहाँ लाई करती है, -π/2 टू π/2। बस अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ साइन लेंगे, साइन करेंगे तो साइन -π/2 हो जाएगा। यहाँ से लेस देन इक्वल टू 2x डिवाइड में 3 लेस देन इक्वल टू साइन π/2। अब साइन -π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 लेस देन इक्वल टू 2x/3 लेस देन इक्वल टू 1। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 2x लेस देन इक्वल टू 3। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो -3/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3/2। यहाँ से इंटरवल कितना आ गया, -3/2 और 3/2। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो बहुत ही आसान था, इसमें डेरिवेटिव करना था। कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, dy/dx। 10 का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x। तो सेकेंड स्क्वायर x की जगह क्या है, 5 माइनस साइन 2x। तो क्या आ जाएगा यहाँ साइन 2x। अब क्या है, dy/dx करेंगे, जो ये एंगल बचेगा इसका 5 माइनस साइन 2x का। अब क्या है, ये तो सेम है, सेकेंड स्क्वायर 5 माइनस साइन 2x। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5 का तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन का क्या हो जाएगा, cos 2x। नेगेटिव साइन साथ में रहेगा, cos 2x और 2x का फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से ऑप्शन क्या बचा, -2 cos 2x सेकेंड स्क्वायर 5 माइनस साइन 2x। यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो बाय द मीन वैल्यू थ्योरम हमें बताना है कि एक सी इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, तो df/dx है वो किसके इक्वल होगा। जब भी है ये मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, f' क्या होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड में b माइनस a। ये होती है मीन वैल्यू थ्योरम, f ऑफ b है ये। अब क्या है, f ऑफ x कितना दिया हुआ है हमारा, एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर हम f' निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। अगर इसकी जगह मैं c पुट कर दूँ x की जगह तो 2c हो जाएगा। अब इसमें पुट करनी है बस वैल्यू, यहाँ से 2c इज इक्वल टू f ऑफ b कितना है 2 और a है 0। f ऑफ 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 0 पुट करेंगे तो 0, पॉन में 2 माइनस 0। तो यहाँ से 2c इज इक्वल टू c ये आ जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी 1। लेकिन हमें क्या बताना है, df/dx बताना है, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है। तो जो df/dx है वो कितना हो जाएगा 2 इंटू सी की वैल्यू 1, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। जल्दबाजी में बी ऑप्शन कराएंगे सी की वैल्यू निकाल के, लेकिन वो गलत है क्योंकि आंसर किसका पूछा हुआ है, df/dx से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या है, इंटीग्रेशन बताना है साइन स्क्वायर x dx का। ये तो बहुत ही ईजी है। cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और यहाँ से जो साइन स्क्वायर x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस cos 2x डिवाइड में 2। बस अब इसमें पुट करना है, 1/2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, 1 माइनस cos 2x इंटू dx। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 का x हो जाएगा सॉरी, और cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x और डिवाइड में 2 प्लस c, ये हो जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 माइनस साइन 2x डिवाइड में 4 प्लस c। तो इसका ऑप्शन बी है, बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व दिस एंड द एक्स एक्सिस। अब देखो ये कर्व किस टाइप की है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इस एक्स स्क्वायर को लेके जाएंगे तो 4 माइनस वाई आ जाएगा।
और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस 4, इस टाइप का पैराबोला है। और इस टाइप का जो पैराबोला है वो कैसे बनेगा, y माइनस 4 है, माइनस की तरफ है तो ऐसे जाएगा ये पैराबोला, ये पैराबोला बन गया। और यहाँ इसने या तो इसको मानो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, अगर ऑप्शन से मैच कराना है तो। लेकिन अगर इसको जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मान लो x इज इक्वल टू 3 यहाँ है, तो इसका क्या आंसर आएगा मैं दोनों से बताऊंगी, क्योंकि अगर इसको 2 लेके चलेंगे तो जो आंसर की में आया है वो तो इसका ऑप्शन सी है, वो 2 मान के ही आया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको रॉन्ग मान सकते हैं। लेकिन मैं 3 से भी बताऊंगी और 2 से भी बताऊंगी। अब क्या है, हमें ये एरिया फाइंड करना है और ये एक्स एक्सिस है, तो क्या है इसमें 0 से, अगर मैं 2 से जा रही हूँ, 0 से 2 y dx हो जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा आगे सोल्व करेंगे तो 0 से 2 y की वैल्यू कितनी है 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब तो सीधा सोल्व करना है, माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और ये है 0 से 2, और यहाँ से 8 आ जाएगा, माइनस 8 बाई 3 सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 बाई 3। ये ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगर की के अकॉर्डिंग जाते हैं तो की के अकॉर्डिंग जाते हैं तो इसकी जो स्टेटमेंट है हम उसको रॉन्ग मान सकते हैं। अगर जो इसको 3 लेके चलें, 0 से 3 इंटीग्रेशन है, तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी आएगी 3 आएगी आई थिंक। इसको सोल्व करेंगे तो हम, आप एक बार इसको अगर 3 मान के चलेंगे तो सोल्व करके देख लेना, इसका आंसर 3 आएगा। 0 से 3 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx आएगा, और 3 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसकी स्टेटमेंट है हम इसको रॉन्ग मान सकते हैं। यहाँ स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए था, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। अगर ये होता तो की के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाता। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या है, ये दिया हुआ है ए और बी 2 वेक्टर हैं, और ये दिया हुआ है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, दोनों इक्वल हैं, तो थीटा की वैल्यू बतानी है। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करते हैं तो ए बी ये वेक्टर आप लगा लेना, ये आ जाएगा साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो ए बी आ जाएगा कोस थीटा। तो ए बी से ए बी ये चीज़ कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से साइन थीटा अपॉन टेन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, ये 1, यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा π/4। π/4 को हम क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तो आसान था बिल्कुल ही। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसने क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। ये मान लो ये प्लेन है और ये लाइन जा रही है, तो इस दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो दोनों से पास होगा। पास होने का मतलब या तो ऑप्शन से चेक कर लो कौन सा इसमें से पास कर रहा है। अगर कोई भी 2 ऑप्शन सेम आ जाते हैं पास करते हुए तो वो नहीं माना जाएगा, फिर दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। मैं दूसरे मेथड से बता रही हूँ, ये पॉइंट निकालूंगी पहले मैं। कैसे निकलेगा, ये जो लाइन है x + 1/1 इक्वल टू y + 3/3 इक्वल टू z + 2/-2 इज इक्वल टू लैम्डा के इक्वल पुट कर देंगे इसको, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी λ-1, सेम y की वैल्यू आ जाएगी 3 λ-3, और z की वैल्यू आ जाएगी -2 λ-2। ये आ जाएंगे, ये जो पॉइंट है, जो ये पॉइंट आया है इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। अब ये जो पॉइंट है ये प्लेन से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो प्लेन है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें है इसको पुट कर देंगे 3 λ-1, x की जगह λ-1 + 4 3 λ-3 + 5 z की जगह हो जाएगा 2 λ-2 इक्वल टू 5। अब हम इसको सोल्व करेंगे और आगे तो आसान हो जाएगा। ये 3 λ-3 + 4 × 12 λ-12 प्लस माइनस के 10 λ -10 इक्वल टू 5। अब हम इसको सोल्व करेंगे आगे, तो क्या आ जाएगा इसका 5 λ - 25 इज इक्वल टू 5, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6, और लैम्डा की वैल्यू अगर हम उसमें पुट करते हैं x इज इक्वल टू क्या दिया था λ-1 था, अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 6 - 1 कितना आ जाएगा 5। अगर ऑप्शन चेक कर लो, अगर 5 कहाँ है, कहीं नहीं है, बस एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। बाकी आप दोनों और चेक कर लेना। देखो अगर मैं यहाँ 6 पुट कर रही हूँ, 6 × 3 = 18, 18 में से 3 गए यानी कि 15 आ जाएगा,
और यहाँ से पुट करेंगे तो कितना पुट करेंगे 6, 6 दूनी 12 और माइनस के 2 कितना आ जाएगा माइनस के 14। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या दिया हुआ है, सेक्शन ऑफ अ स्फीयर बाय अ प्लेन इज अ सर्कल। ये तो सीधा ये थ्योरम होती है, इसका क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन क्या होता है, सर्कल होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मान लो ये स्फीयर है और ये प्लेन है। अगर स्फीयर कहीं भी ये जो प्लेन है अगर स्फीयर से कहीं भी कट करेगा तो जो उनका इंटरसेक्शन बनेगा वो सर्कल बनेगा। ये जैसे दोनों कट किए ना, ये जो इंटरसेक्शन बन गया ये सर्कल बन गया। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट हैं, इन्होंने बोला है कि अगर प्लेन है वो इंटरसेक्ट करेगा स्फीयर से। मान लो अगर प्लेन है ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं ऐसे कर गया तो क्या बनाएगा, इसके साथ इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। या तो एक सिंगल पॉइंट आएगा या फिर एक सर्कल आएगा। सिंगल पॉइंट तो होता है जब बिल्कुल उसकी आउटर बाउंड्री को टच करेगा वो। मान लो ये कहीं आउटर बाउंड्री टच की इन्होंने, जो आउटर बाउंड्री को टच करेगा तो एक पॉइंट आएगा। लेकिन अगर मिड में से कहीं भी कट करेगा तो वो सर्कल आएगा। पॉइंट यहाँ कहीं ऑप्शन में था नहीं तो इसलिए इसका आ जाएगा सर्कल। अगर प्लेन सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास करेगा, जैसे ये सेंटर ऑफ स्फीयर से पास किया तो इसका एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, उसका नाम क्या है, ग्रेट सर्कल या ग्रेटर सर्कल भी बोल सकते हैं। और एवरी ग्रेट सर्कल ऑफ अ स्फीयर सेपरेट, मतलब जो ये है अगर ये सर्कल है इसको ऊपर वाले स्फीयर को और इसको नीचे वाले स्फीयर को दोनों को अलग कर देंगे तो 2 कॉन्ग्रुएंट हाफ में हो जाएगा, मतलब सेम होंगे दोनों और उनको क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर। सीधी सी बात है। अगर हम इसको बीच से कट कर देंगे तो वो ऊपर से सर्कल बनेगा और 2 अलग अलग पार्ट होंगे तो वो हेमिस्फीयर बनेगा। ये कुछ इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन बहुत ही दिमाग लगाया मैंने इस क्वेश्चन में, हो ही नहीं रहा था। अब इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिया हुआ है, एक डाइस है, मान लो ये डाइस है। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस ऑफ n डॉट्स शोइंग अप द प्रोपोर्शनल टू n। मान लो प्रोबेबिलिटी है एक डॉट की शो करेंगे तो इसके n डॉट की शो करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n के। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस शोइंग द 4 डॉट, मान लो ये 4 डॉट है, 4 डॉट को शो करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, मान लो अगर ये 1 शो कर रहा है, एक फेस पर 1 आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। अगर 2 आ रहा है तो कितनी होगी 2, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है 2 के, सॉरी n के हैं। 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5। ऐसे 3 है तो 3 आ जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, 6 है तो 6 आ जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 10, 10 और 11 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट है। आई होप आप लोगों को ये स्टेटमेंट है और ये जो मेथड है ये समझ में आ गया होगा कैसे किया है। इसमें हर एक फेस पे अगर जो पॉइंट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसी के जितने नंबर हैं n के। मान लो अगर एक फेस है 1 है तो उसके प्रोपोर्शनल होगा तो ये कितना आ जाएगा 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। ऐसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम इसके नीचे निकालेंगे और ऊपर आ जाएगा 4 डॉट्स है तो कितना आ जाएगा 4 के प्रोपोर्शनल होगा। तो जो है प्रोबेबिलिटी है वो फेस किया जाएगी जो 4 शो करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है, ये भी बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। इसमें क्या है, मान लो इसमें क्या दिया हुआ है, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, 4 कॉइन हैं वो टॉस किए, 2 ऑफ देम फॉल विद द वेव। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पर। इन्होंने बोला है कि 4 कॉइन टॉस किए, मान लो ये 4 कॉइन है ये टॉस कर दिए। अब इसने बोला है कि उसमें से अगर ऑब्जर्वर देखता है तो 2 पर उसको हेड मिलता है। मैंने मान लिया अगर यहाँ भी हेड आ रहा है यहाँ भी हेड आ रहा है, 2 जगह हेड है, ये कंफर्म है कि 2 जगह उसने हेड देखा है। उसके बाद पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी बतानी है अगर एग्जैक्टली 3 ऑफ द 4 कॉइन्स कम्स अप हेड, मतलब एग्जैक्टली 3 कॉइन है उस पर हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखो 2 पर तो कंफर्म है वो हेड हैं और वो 2 कहीं भी हो सकते हैं, मैंने ये 2 माने हैं, ये 4 कॉइन में से कहीं भी हेड हो सकते हैं 2। और बाकी पे क्या आ सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली 3 हेड बताने हैं तो कौन से लेंगे हम, एक हेड, 2 तो हेड हैं ही कंफर्म है, एक हेड वाला और कंसीडर करेंगे, इन दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है। तो इसको कैसे प्रोबेबिलिटी है कैसे सोल्व करेंगे। अगर 4 कॉइन टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आते हैं,
जितनी बार कॉइन टॉस करेगा, जैसे n पावर हुआ तो 2 की पावर n होता है, यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएंगे। और ये जो 16 आउटकम है ये मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें से अब हमें माइनस करना है। ये बहुत ध्यान से सुनना, 2 तो फॉल कर रहे हैं कम से कम। उसने बोला है कि 2 ऑब्जर्वर ने देखा है कि हेड आ रही हैं, इसका मतलब जहाँ भी एक हेड होगा वो वाला केस हमें हटाना है। पहले एक हेड होगा या फिर एक भी हेड नहीं होगा तो वो केस हटाएंगे। वो केस कैसे हटेगा, यहाँ देखो, एक तो देखो यहाँ तो 4 हेड हैं, 3 हेड हैं, 2 हेड हैं, ये नहीं होगा। तो ये देखो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि इसमें 1 हेड है और 3 टेल हैं, तो ये वाला हमें कंसीडर नहीं करना है। उसके बाद ये 2 2 2 2 हैं, ये वाला कंसीडर नहीं होगा। ऐसे ही ये वाला कंसीडर नहीं होगा। कितने हट गए 3, एक ये कंसीडर नहीं होगा और एक ये कंसीडर नहीं होगा। समझ में आ गया होगा क्यों कंसीडर नहीं किए हैं। तो यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आए, आउटकम्स कितने आए, 16 में से कितने माइनस कर दो, 1 2 3 4 5, 5 माइनस करें तो कितना आ गया 11 आ गए। लेकिन ये आ गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इस 11 में से हमें छांटने हैं जो एग्जैक्टली 3 हेड हैं। जो 3 हेड हैं वो छाटेंगे। तो कैसे छटेंगे वह, 3 हेड वाले देख लो, एग्जैक्टली 3 हेड, एक तो ये है और एक ये है 2, एक ये आ गया 3 और एक ये आ गया 4। उसके बाद कोई और है नहीं, तो जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा 4/11। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही कोशिश की है इसको अच्छे से इसको समझा दूँ। ये जो स्टेटमेंट है इसको अभी द फिगर की हेल्प से समझा दिया मैंने इसको। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और फ्रेंड्स इनके सॉल्यूशन कहीं भी नहीं है अभी तक, तो नेट पर ना ही यूट्यूब पर है ना ही नेट पर है। तो मैंने बहुत कोशिश की है इनको सॉल्व करने की, और एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ दिस टेस्ट इज x/12। ये तो आसान ही था। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2/3। नॉट गैसिंग की है, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग द करेक्ट आंसर है, गैसिंग द करेक्ट आंसर, गैसिंग द करेक्ट आंसर, ये कैसे निकालेंगे, 1/1 - 2/3 कर देंगे हम, क्योंकि ये नॉट गैसिंग की है। एक में से गैसिंग नॉट गैसिंग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, गैसिंग वाली आ जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/3। ये इक्वल कितना है x/12 के। ये तो बहुत ही आसान था। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसको बहुत ही आसान वे से बताऊंगी कैसे सोल्व करना है, ताकि अगर एग्जाम में आगे कोई और क्वेश्चन आता है तो उसमें मार ना खाओ। इसमें क्या है, L11 दिया हुआ है 1 2। मान लो L11 दिया हुआ है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है रियल टू रियल, इसकी वैल्यू है 1 - 2। ऐसे ही L-1 और 1 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 2 3। और हमें बताना है L-1 5 की क्या वैल्यू होगी। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इसको मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी मैं A से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी B से, और उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूँगी। देखो कैसे लिखूँगी मैं, इस वाले को A से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको B से करेंगे तो क्या आ जाएगा A - B, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही सेम इधर वाले को करेंगे A से तो क्या आ जाएगा A, और इसको B से करेंगे तो क्या आ जाएगा A + B इक्वल टू, अब यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ क्या आ जाएगा A + 2B, और यहाँ करेंगे तो -2A + 3B। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने ये इस चीज़ को मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे लिखा है। और आप लोगों को ऐसे ही बाकी और थ्योरी में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही करेंगे तो इसके सॉल्यूशन हैं वो हो जाएंगे। 1 सेकेंड। चलिए अब आगे क्या है, इसमें आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू चाहिए -1 और 5 की, इसका मतलब क्या है, ये तो A - B की वैल्यू कितनी है -1 है और A + B की वैल्यू है 5 है। इन दो इक्वेशन मिल गई, यहाँ से A और B की वैल्यू सोल्व करेंगे हम। कैसे करेंगे, इनको माइनस ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2A = कितना आ जाएगा
5 में से 1 गए 4 और a की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे ही a की वैल्यू 2 आ जाएगी तो इसको पुट करेंगे तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 3। किसी भी एक में पुट करके देख लेना, a की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की, a की वैल्यू आ रही है हमारी 2 और b की वैल्यू आ रही है 3। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। अब इसमें पुट करना है और आप लोगों को आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें पुट करेंगे तो मान लो मैं यहीं पुट कर रही हूँ, a की जगह मैं 2 पुट कर रही हूँ, b की जगह 3 पुट कर रही हूँ, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 पुट किया, यहाँ गया 3, 3 2 जा 6 और 2 कितना आ गया 8 आ गया यहाँ से। और यहाँ अगर मैं 2 पुट कर रही, देखो यहाँ पुट कर रही हूँ ना, a की जगह 2 और b की जगह 3, तो यहाँ से आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा 5। तो -1 और 5 की वैल्यू ही चाहिए हमें, तो यहाँ से तो 8 आ गई और यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी कितना होता है 4 प्लस 3 3 जा 9, 9 में से 4 गए 5, तो इसका आ जाएगा 8 और 5, 8 और 5 आ जाएगा। 8 और 5 कहाँ है, ऑप्शन डी में है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ही आसान वे से बताया मैंने इसको, कैसे इसको कर सकते हैं। बाकी कहीं भी थ्योरी में इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान वे है ये। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी बहुत ध्यान से समझना। आइगन वैल्यू एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स रिस्पेक्टिवली ये बताने हैं हमें। अब देखो इसमें क्या है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो पता होनी चाहिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ये हो जाएगा 0। 2 क्रॉस 2 की का भी मैंने बता दिया है, एक क्वेश्चन इसमें 3 क्रॉस 3 वाला भी आया था, उसका भी बता दिया है शॉर्ट वे से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। नहीं तो आप ऐसे करके a माइनस लैम्डा आई अगर एग्जाम में भूल जाओ तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, 5 और 2 कितने होते हैं 7 लैम्डा प्लस, और डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम इसका यहाँ से तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 में से 4 गए 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके आ जाएंगे -6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएंगी, 1 और 6। अब आगे इसका असली जो है क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब क्या है, लैम्डा की वैल्यू जो आइगन वैल्यूज हैं 2 हैं, एक तो 1 है एक 6 है और दोनों के क्रॉसपोंडिंग ऑप्शन दिए हुए हैं। मान लो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लेती हूँ 1, तो जो है आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान वे से बताऊंगी मैं, आप भूलोगे नहीं इसको। a माइनस लैम्डा आई ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये आइगन वैल्यू आ जाएगी। और लैम्डा की वैल्यू ये है आइगन वैल्यू है और एक्स ये जो निकलेगा यहाँ से वो आइगन वेक्टर है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। ए मैट्रिक्स है, ये कितनी दी हुई है हमें, ए मैट्रिक्स है 5 4 1 2, क्या आ जाएगा 5 4 1 2 माइनस लैम्डा कितना था, लैम्डा 1 था तो 1 0 0 1 आ जाएगा आई की वैल्यू, और इनटू में क्या है एक्स वाई, एक्स की जगह हम ये एक्स और वाई लिख सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ 0 0। अब इसको सोल्व करना है बस, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। अब इसमें से 5 में से 1 जाएंगे, कितना हो जाएगा 4, 4 में से 0 गए 4, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। अब देखो एक्स वाई इक्वल टू 0 0। अब क्या है, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब जब कोई भी एक इक्वेशन है उसको ले लो और यहाँ से आइगन वेक्टर निकालेंगे हम। मान लो ये लिया मैंने 4x इक्वल टू -4y हो जाएगा अगर इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो। अब ये जो x का कोफिशिएंट है इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाने के लिए इसको 4 से डिवाइड कर दें हम। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा x डिवाइड में 1, और इसका कोफिशिएंट भी 1 बनाना है, दोनों तरफ कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो यहाँ से ये जो -1 है तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 और -1 इसके आइगन वेक्टर आ गई। क्रॉसपोंडिंग अगर हम
लैम्डा की वैल्यू 1 लेके चले हैं, तो लैम्डा की 1 लेके चले तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दूसरा देखने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन मैं दूसरे से भी बता देती हूँ कैसे करेंगे। इसमें दूसरे से आगे से लेते हैं, तो अगर लैम्डा अगर 6 लिया तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, यहाँ तो था 5 4 1 2, यही था, एक बार चेक कर लेते हैं, 5 4 1 2, यस। और यहाँ आ जाएगा माइनस 6 0 0 6 इंटू हो जाएगा, सेम काम करना है, एक्स वाई ये इसके बाहर था और इक्वल टू था ये 0 0। अब यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 6 माइनस करेंगे तो -1, 4 यहाँ आ जाएगा और उसके बाद 1 में से ये जाएगा तो 1 और 2 में से 6 जाएगा तो -4 इंटू एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 0। अब आगे काम स्टार्ट है मेन। अब यहाँ क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। मैं इसी एक से ही करके दिखा रही हूँ कैसे होगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, -x इज इक्वल टू -4y। अब हमें इसका कोफिशिएंट बनाना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 है, y का कोफिशिएंट करेंगे तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, x डिवाइड में 4 इज इक्वल टू 4y डिवाइड में 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इसके क्या आ जाएंगे आइगन वेक्टर 4 और 1। अगर हमारा लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6 है, तो आइगन वैल्यू 6 है तो आइगन वेक्टर आएंगे 4 और 1। तो ये 6 है तो 4 और 1 है, लेकिन 1 और 4 दिया हुआ है इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, तो डी इज़ द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताना है हमें LE sin t। जब भी हमारा मान लो ये है L ऑफ sin AT की फॉर्म में है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का s² प्लस a²। और अगर e की पावर आ जाता है, मान लो यहाँ कुछ भी है, e की पावर AT है या BT है आ जाता है, तो उसमें क्या करेंगे, s को रिप्लेस कर देंगे हम s माइनस बी से। बस यही काम करना है इसमें। तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है L ऑफ sin t, मान लो अगर मुझे sin t का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ये निकालना, क्या आ जाएगा 1/s², एक ही जगह आ जाएगा 1, और e की पावर 2t है इंटू sin t है, इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/s को रिप्लेस कर देंगे हम s माइनस 2 से, तो s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। बस अब तो ये सोल्व करना है, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/s² प्लस 4 माइनस 4 2 2 जा 4s हो जाएगा प्लस 1, और कितना आ जाएगा यहाँ से 1/s² माइनस 4s प्लस 5। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या है, इससे पहले आप लोगों का इसका ओवरव्यू पता होना चाहिए क्या है इसके अंदर। मैं इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। अगर फंक्शन f ऑफ x y टाइप का है तो उसके अंदर क्या होता है, हम क्या चीज़ें निकालते हैं, r निकालते हैं। पहले r क्या होता है, करली स्क्वायर f बाई करली x²। ये ए बी पॉइंट पर कहीं भी जो पूछा गया है उस ए बी पॉइंट पर निकालेंगे r। और s क्या होता है, s होता है करली स्क्वायर f बाई करली x करली y, ये भी ए बी पॉइंट पर होता है। और t होता है हमारा करली स्क्वायर f बाई करली t²। कोई भी ए बी पॉइंट है उस पर होता है, t नहीं आएगा, सॉरी यहाँ y आएगा, तो यहाँ y आएगा हमारा y² होता है। अब क्या है, ये तीन चीज़ें हैं इसके अंदर, और f मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा ये बताना है। अगर हमारा RT माइनस s² अगर पॉजिटिव होगा, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ मैं, अगर ये पॉजिटिव होगा तो जो f मैक्सिमम कब होगा, जब r है हमारा नेगेटिव होगा। अगर r की वैल्यू नेगेटिव होगी ना तो ये f मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर f मिनिमम है कब होगा, जब r की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और ये क्या है, कब होगा, जब RT माइनस s² अगर पॉजिटिव आएगा तो। और अगर
आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। वहाँ पर क्या होगा, ये जो है मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं, तो लोकल एक्सट्रीमिटीज़ वहाँ पर जीरो हो जाएगी। ये ओवरव्यू है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहाँ से है ये कॉन्सेप्ट है। अब इस सॉल्यूशन है इसका ये करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई है, किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक बात और बता देती हूँ मैं, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसको लिख सकते हैं हम एफ ऑफ एक्स एक्स। एफ ऑफ एक्स एक्स लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, 2 बार उसका डेरिवेटिव किया पार्शियली। और इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, और इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसको करते हैं। यहाँ से अगर मैं एफ एक्स निकाल रही हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -2x है। और एफ एक्स एक्स एक बार और निकाला तो आ गया -2। और ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी आ गई आर की वैल्यू। ऐसे ही अगर एफ ऑफ एक्स वाई निकालेंगे, इसका एक बार और डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये हो गई हमारी एस की वैल्यू। और एफ ऑफ वाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y। एफ ऑफ वाई वाई निकालेंगे तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगी हमारी t की वैल्यू। अब करना क्या है, आर टी माइनस एस स्क्वायर इसकी वैल्यू चाहिए हमें। आर टी कितना है, r है -2, ये है 2 और ये है 0, तो -4 आ गया, यानी कि नेगेटिव पॉइंट आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या बताया था मैंने, सैडल पॉइंट है। सैडल पॉइंट है तो ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, तो जो लोकल एक्सट्रीमिटीज़ हैं, लोकल एक्सट्रीमिटीज़ पूछा था वो कितनी आ जाएंगी हमारी, 0 आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। तो इसका जो ऑप्शन है लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज, वो ऑप्शन है ए है, वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से है ये इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्या है, ये डबल इंटीग्रेशन करना है, ये तो बहुत ही आसान है। अगर मैं इसको 0 से 2 y के रिस्पेक्ट में करती हूँ, पहले इसको सोल्व करती हूँ तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय 2, और इसकी वैल्यू है 0 से x तक, और ये है dx। अब पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 2 x की y की जगह x रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू dx। और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 3, 3x स्क्वायर बाय 2, यानी कि 3/2 मैंने बाहर ले लिया, 0 से 2 एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। अब तो क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बस। 3/2 x से कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 इंटू 0 से 2, यानी कि 3/2, और 2 का करेंगे तो 8/3, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 चौके 8 है, तो 4 इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन डी है, वो करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट, ये बताना है कितना है। जो पावर सेट है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का मतलब होता है 5, यानी कि उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे उसके अंदर, ये हो जाएंगे 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में कितने होते हैं, पावर सेट में कितने होते हैं, 2 की पावर n, और n यहाँ क्या है 0, तो जो पावर सेट है 2 की पावर 0 क्या होता है 1। तो पावर सेट अगर 5 है, एम्प्टी सेट है, तो उसके अंदर पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 1 होंगे। तो हमारा ऑप्शन है वो 1 है, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें एक्स ए बी सी डी दिया हुआ है, आर रिलेशन दिया हुआ है, ये बताया हुआ है, इसमें से बताना है ये क्या है। जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या देखते हैं, अगर ए है, ए के ए होना चाहिए, बी बी होना चाहिए, सी सी होना चाहिए। सी सी नहीं है इसके अंदर, सी सी है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं है या नहीं। अगर हम ए बी उठाते हैं तो उसका उल्टा क्या है, बी ए बी बिलोंग कर रहा है। अगर बी डी उठाते हैं तो डी बी भी बिलोंग कर रहा है। अगर कोई और सेट है आर से उठाएंगे, जैसे बी बी उठाया तो बी बी भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक हो गया। तो जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिटिव और देख लेते हैं, वैसे तो इसमें कहीं है नहीं ये चीज़,
ऑप्शन के अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर मान लो ए बी है, क्या उठाएं हम, ए बी उठा लेते हैं और बी डी उठा लेते हैं। अगर ए बी लिया हमने, ये सेट आर से बिलोंग कर रहा है, बी डी भी सेट आर से बिलोंग कर रहा है, बट ए डी बिलोंग कर रहा है सेट आर से, ए डी है वो बिलोंग नहीं कर रहा है सेट आर से, इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। वैसे तो ऑप्शन इसका बी है, लेकिन ना तो ये होगा रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा, बस क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर ये तीनों हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक तीनों हो जाते हैं, तो वो कैसा बन जाता है, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन इसके हैं, इस ग्रुप के कितने हैं। अब ये कितने नंबर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं, 12। सोशियोलॉजी में 12 हैं, तो 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब जितने भी रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। एस कितनी बार रिपीट हुआ, एक बार भी नहीं। उसके बाद कितना है, या ओ कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। आई कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार हुआ है, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। और उसके बाद कौन सा रिपीट हुआ है, सी हुआ है, सी भी 2 बार हुआ है। और कोई हुआ है रिपीट, ओ हो गया, सी हो गया, एस ओ सी, आई ओ एल ओ जी, हाँ एल भी कितनी बार हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है। ये मान लो, ये मैंने ओ का रिपीटेशन देखा है, ये मैंने देखा है आई का देखा है, ये मैंने देखा है सी का देखा है, और ये देखा है एल का। तो अब इसको अरेंज करना है, देख लो 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऊपर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं उनका फैक्टोरियल लिखते हैं, नीचे जो रिपीट होते हैं उसको उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो बाकी बचा ये आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है, पोलर फॉर्म बतानी है इसकी। पोलर फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा कैसे निकलेगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। यहाँ y क्या होगा, जो कोफिशिएंट है आयोटा, आयोटा का कोफिशिएंट है -1। x क्या होगा, जो रियल नंबर होगा, ये आ जाएगा। tan थीटा आ गया -1, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, -π/4। थीटा आ गया -π/4। अब क्या है, पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म लिखने का क्या फॉर्मूला होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या फिर इसको और करके लिख सकते हैं आर ई की पावर आयोटा थीटा। अब ये आर ई की पावर आयोटा थीटा है, तो आर निकालेंगे, आर इससे निकलेगा, आर कैसे निकलेगा, √ऑफ a² प्लस b², यानी कि a क्या है, रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 1, आर की वैल्यू आ गई √2। यहाँ पुट करेंगे √2 e की पावर आयोटा, थीटा कितना है -π/4, और करके क्या लिख सकते हैं, √2 e की पावर माइनस आयोटा π/4। फ्रेंड्स इसके ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैंने 60 क्वेश्चन है इस पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं, बाकी के बचे हुए मैं पार्ट 3 में इसके डिस्कस कर दूंगी। अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।